नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरूची। अगस्त महीने का यह आखिरी शनिवार दो वजहों से बेहद सुर्खियों में है। पहला, पिछले 51 सालों से कांग्रेस के साथ ही रहे गुलाम नबी आज़ाद ने आखिरकार पार्टी का दामन छोड़ दिया। वहीं पार्टी छोड़ने से पहले उन्होंने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों का एक इस्तीफा पत्र लिखा है, जिसमें राहुल गांधी की राजनीति में एंट्री, पार्टी के अंदर की सलाह लेने की प्रक्रिया को खत्म करने और अनुभवी नेताओं को किनारे कर गैर अनुभवी और चापलूसों को पार्टी के मामलों में प्राथमिकता दी जाने की बात कही गई है। कांग्रेस के लिए मुश्किल यह है कि उनके नेता बारी बारी से पार्टी छोड़ रहे हैं। एक दिन पहले ही कांग्रेस के युवा प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उनसे पहले आनंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश की संचालन समिति छोड़ी थी। साल 2022 में हार्दिक पटेल, सुनील जाखड़ समेत कई बड़े नाम कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। वैसे गुलाम नबी जैसे नेताओं का आज़ाद होना यह बता रहा है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से नए रास्ते पर चलने को तैयार है। वहीं आज की दूसरी बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना के कार्यकाल का खत्म होना। 26 अगस्त 2022 को एन.वी. रमन्ना का बतौर मुख्य न्यायाधीश कार्यकाल खत्म हो गया है। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना का कार्यकाल इसलिए भी यादगार रहेगा क्योंकि उन्होंने जब अपने पद की बागडोर संभाली थी तब उनके 2 पूर्ववर्ती मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल विवादों से घिरा था। हालांकि जाते जाते मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की खंडपीठ ने वर्ष 2007 के गोरखपुर दंगा मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए की गई अपील को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि याचिका में कोई मेरिट नहीं है। खैर, सबसे पहले बात गुलाम नबी आज़ाद की। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू इलाके से आते हैं और पार्टी के पुराने और अनुभवी नेता रहे हैं। वे पिछले साल फरवरी महीने तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता रह चुके हैं। वह 3 साल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 2 सालों तक जम्मू कश्मीर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। लगभग 37 सालों तक कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे। 7 सालों तक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री तक रहे। इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक गुलाम नबी आज़ाद सबके गुड लिस्ट में रहे। फिर इस तरह विदाई की क्या वजह रही? इसी महीने 16 अगस्त को कांग्रेस ने आज़ाद को जम्मू कश्मीर प्रदेश कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। तभी से वह हाईकमान के फैसलों से नाराज बताए जा रहे थे। नाराजगी का आलम यह था कि आज़ाद ने अध्यक्ष बनाए जाने के 2 घंटे बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते हुए उन्होंने इस पद को अपना डिमोशन बताया था। राजनीतिक जानकारों की माने तो 73 वर्षीय आज़ाद अपनी सियासत के आखिरी पड़ाव में एक बार फिर से प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालना चाह रहे थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी बजाय 47 साल के विकार रसूल वानी को यह जिम्मेदारी दे दी। हालांकि वानी गुलाम नबी आज़ाद के बेहद करीबी हैं, लेकिन आज़ाद को कांग्रेस आलाकमान का यह फैसला रास नहीं आया। उनका मानना है कि कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उनके करीबी नेताओं को उनसे अलग कर रही है। आज़ाद की कांग्रेस हाईकमान से खटपट पहले भी रही थी। गुलाम नबी आज़ाद 2 नवंबर 2005 से 11 जुलाई 2008 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन साल 2008 में जब उन्हें सीएम पद से हटाया गया तब कांग्रेस आलाकमान से उनकी खटपट हो गई थी। हालांकि इसके बाद 2009 में आंध्र प्रदेश कांग्रेस में जब विवाद शुरू हुआ तो उसे सुलझाने की जिम्मेदारी आज़ाद को दी गई। इसके बाद वो एक बार फिर गुड लिस्ट में शामिल हो गए, जिसके बाद उन्हें 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। 26 मई 2014 तक बतौर केंद्रीय मंत्री उनका कार्यकाल रहा, लेकिन इस बार अपने डिमोशन से वो इतने खफा हुए कि पार्टी से अलग होने का फैसला ले लिया। 5 पन्नों की चिट्ठी को अगर ध्यान से पढ़ें तो आज़ाद की बेबसी समझ आती है। ऐसा लगता है कि वो नए लोगों को ज़्यादा तवज्जो देने के खिलाफ हैं, लेकिन राहुल गांधी के सामने नए सिरे से पार्टी को संभालने की जिम्मेदारी है। उन्हें न केवल पुराने लोगों को समेटना है, बल्कि वर्तमान के नाव में सवार होकर भविष्य की यात्रा तय करना। और इसके लिए राहुल गांधी शायद पुराने लोगों को साइड करने की तैयारी कर चुके हैं। यह फैसला गलत है या सही, इस पर चर्चा बाद में। सबसे पहले एक बार गुलाम नबी आज़ाद के उस खत को हूबहू पढ़ते हैं
बिना किसी लाग लपेट के। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष, मैंने 1970 के मध्य जम्मू कश्मीर में कांग्रेस तब ज्वाइन की जब इस पार्टी के इतिहास को देखते हुए इससे जुड़ना गलत माना जाता था। इन सब से प्रभावित हुए बिना छात्र जीवन से ही मैं आज़ादी की अलग जगाने वाले गांधी, नेहरू, पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस के विचारों से प्रभावित था। संजय गांधी के कहने पर मैंने 1975-76 में जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली। कश्मीर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1973-75 तक मैं कांग्रेस के ब्लॉक जनरल सेक्रेटरी का जिम्मा भी संभाल रहा था। 1977 के बाद संजय गांधी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के पद पर रहते हुए मैं हजारों कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक जेल से दूसरी जेल गया। तिहाड़ जेल में मेरा सबसे लंबा समय 20 दिसंबर 1978 से जनवरी 1979 तक था। तब मैंने इंदिरा गांधी जी की गिरफ्तार के खिलाफ जमा मस्जिद से संसद भवन तक विरोध रैली निकाली थी। हमने जनता पार्टी की व्यवस्था का विरोध किया और उस पार्टी के कायाकल्प का रास्ता बनाया जिसकी नींव 1978 में इंदिरा गांधी जी ने रखी थी। 3 साल के महान संघर्ष के बाद 1980 में कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में लौटी। संजय गांधी की दुखद मृत्यु के बाद 1980 में मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना। प्रेसिडेंट रहते हुए मुझे आपके पति राजीव गांधी को यूथ कांग्रेस में नेशनल काउंसिल मेंबर के तौर पर शामिल करने का सौभाग्य भी मिला। 1981 में कांग्रेस के स्पेशल सेशन के दौरान राजीव गांधी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। यह भी मेरी ही अध्यक्षता में हुआ। 1982 से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में मैंने केंद्रीय मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दी। 1980 के मध्य से हर कांग्रेस अध्यक्ष के साथ मुझे पार्टी में महासचिव के तौर पर काम करने का मौका भी मिला। मैं राजीव गांधी के कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनने से लेकर उनकी दुखद हत्या तक सदस्य रहा। इसके बाद नरसिम्हा राव के समय भी ये जिम्मेदारी तब तक संभाली जब तक अक्टूबर 1992 में उन्होंने इसे पुनर्गठित करने का फैसला नहीं कर लिया। मैं लगातार 4 दशक तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी का भी सदस्य रहा। 35 साल तक मैं देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पार्टी का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज भी रहा। मैं ये बताते हुए खुश हूँ कि जिन राज्यों में मैं इंचार्ज रहा उनमें से 90% में कांग्रेस को जीत मिली। मैं ये सब इसलिए गिना रहा हूँ ताकि इस महान संस्था में दिए गए मेरे योगदान को सही तरीके से देखा जाए। राज्यसभा में मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर 7 साल तक काम किया। मैंने अपनी सेहत और अपने परिवार को दांव पर रखते हुए अपने जीवन का हर लम्हा कांग्रेस की सेवा में दिया। बेशक कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर आपने यूपीए 1 और यूपीए 2 के गठन में शानदार काम किया। इस सफलता का सबसे बड़ा कारण यह था कि आपने अध्यक्ष के तौर पर बुद्धिमान सलाहकारों और वरिष्ठ नेताओं के फैसलों पर भरोसा किया, उन्हें ताकत दी और उनका ख्याल रखा। दुर्भाग्य से राजनीति में राहुल गांधी की एंट्री और ख़ास तौर पर जब आपने जनवरी 2013 में उन्हें उपाध्यक्ष बनाया, तब राहुल ने पार्टी में चली आ रही सलाह के मैकेनिज्म को तबाह कर दिया। सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया और गैर अनुभवी चापलूसों का नया ग्रुप बनाया गया जो पार्टी चलाने लगा। सबसे ज्वलंत उदाहरण वह है जब राहुल गांधी ने सरकार के अध्यादेश को पूरे मीडिया के सामने टुकड़े टुकड़े कर डाला। कांग्रेस कोर ग्रुप ने ही यह अध्यादेश तैयार किया था। कैबिनेट और राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी थी। इस बचकाना हरकत ने भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के औचित्य को खत्म कर दिया। किसी भी चीज़ से ज़्यादा यह इकलौती हरकत 2014 में यूपीए सरकार की हार की बड़ी वजह थी। इसके चलते राइट विंग और कारोबारी फायदों का एक गठजोड़ हुआ और उसने एक दुष्प्रचार का कैंपेन चलाया। जानकारी मिली है कि आज़ाद ने अपने समर्थकों से कहा है कि वह तैयार रहे क्योंकि वह जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या वह बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा 15 फरवरी 2021 को जब आज़ाद का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा था तो उन्हें विदाई देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी भावुक हो गए थे। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने 2021 में गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण सम्मान भी दिया था। अब एक नज़र मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना के कार्यकाल पर। मुख्य न्यायाधीश रमन्ना का कार्यकाल पहले के 2 चीफ जस्टिस के मुकाबले बेहतर रहा। रंजन गोगोई को अपने ही खिलाफ दायर एक याचिका पर
अपने ही कोर्ट में सुनवाई करनी पड़ी थी। जबकि शरद अरविंद बोबड़े के कार्यकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट की छवि को लेकर काफी चर्चा रही थी। कहा जा सकता है कि इन मामलों में रमन्ना खुशकिस्मत रहे। हालांकि उनके कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण मामले लंबित ही रह गए। कई जानकार मानते हैं कि रमन्ना ने खुद को विवादों से दूर रखने के लिए भी ऐसा किया। एक नज़र उन मामलों पर जो लंबित रह गए। जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाया जाना, जिसको चुनौती देने वाली 23 याचिकाएं तभी से लंबित हैं। UAPA जैसे कानून को निरस्त करना, कर्नाटक के शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पर प्रतिबंध का मामला, नागरिकता संशोधन कानून को निरस्त करना, इलेक्टोरल बॉन्ड को सार्वजनिक करना। हालांकि जाते जाते चीफ जस्टिस ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र से संबंधित याचिका के लिए संवैधानिक पीठ का गठन करने की घोषणा जरूर कर दी है। एक बात और है, जस्टिस रमन्ना को उनकी टिप्पणियों और उनके भाषणों की वजह से भी किया जाएगा। एक नज़र उनके कुछ भाषणों और टिप्पणियों पर, जिसकी खूब चर्चा रही। आंध्र प्रदेश के एक विश्वविद्यालय में बतौर मुख्य अतिथि मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान इसलिए अपना सामाजिक औचित्य खोते जा रहे हैं क्योंकि ये फैक्ट्रियों की तरह काम कर रहे हैं और ये फैक्ट्रियां कुकुरमुत्ते की तरह पनप भी रही हैं। इसी महीने की 24 तारीख को एक याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने टिप्पणी की कि देश में रिटायर होने वालों की कोई कदर नहीं है। पिछले महीने जस्टिस रमन्ना ने व्याख्यान में न्यायाधीशों को सलाह देते हुए कहा था कि भावनात्मक आवेश से प्रभावित होने से बचना चाहिए। उनका मानना था कि इस तरह का भावनात्मक आवेश दरअसल सोशल मीडिया के जरिए ही ज्यादा बढ़ रहा है। मीडिया ट्रायल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि इंसाफ की कुर्सी पर बैठे न्यायाधीशों को सचेत रहने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि बढ़ा हुआ शोर यह सुनिश्चित ही करता हो कि यही सही है और बहुसंख्यक किस पर विश्वास करते हैं। इंटरनेट की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था कि हर दिन आते नए टूल्स में इतनी क्षमता है कि किसी भी मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर या तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सके। कुछ वर्षों के अंतराल में एक बार लोगों को शासक को बदलने का अधिकार जो मिला है, उसे तानाशाही के खिलाफ किसी भी तरह की सुरक्षा की गारंटी नहीं माना जाना चाहिए। जो रोजमर्रा के राजनीतिक संवाद होते हैं या जो चुनावी प्रक्रिया होती है और जिनके दौरान विरोध और आलोचना भी होती है, वो मूलतः लोकतांत्रिक ढांचे का ही महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। सिर्फ इतना ही मान लेना कि आखिरकार जनता ही संप्रभु है, ये काफ़ी नहीं है। इस बात को मानवीय गरिमा और स्वायत्तता के विचार में भी परिलक्षित होना चाहिए। कानून का शासन व्याख्यान पर बोलते हुए मुख्य न्यायाधीश ने इसकी तुलना दो धारी तलवार से की है। उनके अनुसार इसका इस्तेमाल दोनों तरह से हो सकता है, न्याय के निष्पादन के लिए भी और उत्पीड़न के लिए भी। कानून के शासन के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बेहद जरूरी है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कानून का शासन महज एक दिखावा ही बनकर रह जाएगा। कानून का शासन विषय पर बोलते हुए वकीलों के लिए भी कई सुझाव दिए थे। उन्होंने कहा कि पहले से बनाई हुई धारणा ही नाइंसाफी को बढ़ावा देती है। उन्होंने अल्पसंख्यकों का जिक्र करते हुए कहा कि इंसाफ करते हुए ऐसे समूहों की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर किसी नए विषय पर होगी चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार। देश और दुनिया से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।